Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. That these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कोई सोल्यूशन डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले। Places to operate is being provided abroad, including in Canada. I don't quite understand why the apparent need on Canada's part to cater to a particular political lobby in that country. जस्टिन ट्रूडो की सरकार ही इन्हीं लोगों के दम पर बची हुई है वहां पर। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज का विषय है कनाडा से भारत की तनातनी। ये चिंता की बात है। दोनों देशों की सरकार लगातार एक दूसरे के खिलाफ एक्शन में है। थोड़ी देर पहले ही विदेश मंत्री, गृह मंत्री से मिलने पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई। कनाडा में 2 आतंकवादियों की हत्या होती है। कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी संसद में भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, पूरी दुनिया को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। G20 के सफल आयोजन के बाद भारत की जो छवि पूरी दुनिया में बनी है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। इस मामले में और क्या क्या हुआ आगे बताएंगे, लेकिन सवाल है कि अचानक कनाडा को हुआ क्या है? कनाडा भारत के खिलाफ इतना खूंखार क्यों हो गया है? क्या कनाडा के खिलाफ इतने कड़े कदम उठाने के पीछे कोई और है? ये ट्रूडो की सोच है या इसके पीछे भारत का दुश्मन चीन है? चीन का नाम हम क्यों ले रहे हैं, ये आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें आने वाली हैं। ये हमारी आज की बहस के 2 बड़े चेहरे हैं। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो की सरकार, जिस राजनीतिक पार्टी NDP के सहारे टिकी है, वो कट्टर खालिस्तानी समर्थक है। उस पार्टी में एंटी इंडिया एलिमेंट्स की भरमार है। सारी दुनिया जानती है कि खालिस्तान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान है। और दूसरी तरफ ट्रूडो पर आरोप है कि इनकी चीन के साथ साठगांठ है। चीन को न केवल कनाडा की पॉलिटिक्स में गहरा चीन का दखल है, बल्कि उस पर आरोप है कि कनाडा में हुए 2019 और 2021 के चुनाव और वैंकूवर के मेयर के चुनावों को चीन ने प्रभावित किया, जिससे ट्रूडो को फायदा हुआ। तो आइए आपको 6 किरदारों के जरिए यह पूरा मामला मैं समझाऊंगा। यह आपको थोड़ा धीरज के साथ समझना होगा और हर किरदार को याद रखना होगा, तभी आप हर सवाल का जवाब ले पाएंगे और आप उस सच्चाई से रूबरू होंगे कि कनाडा के पीछे चीन है। तो आइए शुरू करते हैं। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के एक सांसद थे, हांग डोंग। चीनी मूल पर के डांग पर आरोप लगे कि उन्होंने 2 नागरिकों, कोवरिंग और माइकल स्पावर, को चीनी जेल में और लंबे समय तक बंदी बनाए रखने के लिए लॉबिंग की थी। ये हैं वो हांग डोंग जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी रिक्वेस्ट पर कनाडा ने चीन की हुआवे कंपनी की अधिकारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, तो चीन ने भी कनाडाई नागरिकों माइकल कोवरिग और माइकल स्पावर, जिनको 2 माइकल के नाम से जाना जाता है, इनको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। हान डांग पर आरोप लगा कि उन्होंने इन दोनों कनाडाई नागरिकों को ज्यादा दिनों तक जेल में बंद रखे रहने के लिए लॉबिंग की, यानी ये नहीं चाहते थे कि ये जल्दी छूटें। ये दोनों माइकल 1019 दिनों तक चीन की जेल में बंद थे। तो ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हान डांग को चीन में इनके इनके जो जेल में रहने के प्रोसेस को डिले करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कोवरिग और स्पावर जब चीनी जेल में बंद थे, तब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने दोनों को जेल से छुड़ाने के लिए अभियान चलाया। संसद में जब डांग पर सवाल उठे, तो ट्रूडो ने अपने सांसद हान डोंग को देश के प्रति लॉयल बताया। हालांकि डोंग के इस पूरे मामले में जांच शुरू हो गई, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के अभियान से ट्रूडो को यह डर सता रहा था कि कहीं कोवरिग और स्पावर उन्हें सपोर्ट ना कर दें। इनफैक्ट हान डांग ने चीनी राजनयिक हान ताओ से उन्हें लंबे समय तक जेल में बंद रखने के लिए लॉबिंग इसलिए भी की, क्योंकि उन्होंने उनको समझाया कि ये न केवल यहां पर कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, बल्कि एंटी बीजिंग है, चाइना को भी उनसे नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट आने के बाद हान डोंग के कारनामे से ट्रूडो सरकार चीनी साठगांठ के लिए बदनाम हो गई और अब ऐसे में
ट्रूडो को चीन से अपनी मिलीभगत छिपाने के लिए भारत एक सॉफ्ट टारगेट दिखा। अपनी लोकल पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए इंडिया के साथ संबंधों को दांव पर लगाना उनको ठीक लगा और उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया ताकि असली विलन से लोगों का ध्यान हट जाए और ट्रूडो की सरकार पर आंच भी ना आए इसको लेकर। लेकिन देखिए, इससे पहले मेरे साथ कौन कौन खास मेहमान है मैं आपको बताऊं और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने आज क्या कहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कर्नल RSN सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ जितेंद्र कुमार ओझा हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अनीश फारूकी हैं जो कि हमें टोरंटो से, कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं आप तीनों के पास आऊंगा, लेकिन आपको मैं ये बताता हूं कि आज विदेश मंत्रालय ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कौन सी बड़ी बातें उन्होंने कही है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के ऊपर बड़े आरोप लगाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की वो बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं। भारत में कनाडा उच्चायोग के स्टाफ कम होंगे। कनाडा के पीएम का बयान राजनीति से प्रेरित है। कनाडा ने निज्जर केस में कोई जानकारी नहीं दी। कनाडा में आतंकी गतिविधियों की जानकारी दी गई। कनाडा को लगातार बताया गया, सबूत दिए गए। पाकिस्तान से आतंकवाद को शय और फंडिंग कनाडा में हो रही है। कनाडा में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कनाडा आतंकियों की पसंदीदा पनाहगाह बना हुआ है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास को खतरा है, यह भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है। कनाडा में भारतीय वीजा अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, यानी अब कनाडा के लोगों को भारत का वीजा फिलहाल नहीं मिलेगा। कनाडा में रह रहे भारतीय लोग जो भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करें। कर्नल RSN सिंह, तो क्या यह मान लें कि कनाडा चीन के हाथों में अब खेल रहा है और यह उसी का सबूत है? आपका आकलन बिल्कुल सही है। जब इनका चुनाव हो रहा था तो बहुत गंभीर इन पर आरोप लगाए गए थे ट्रूडो पर कि चीन की सहायता से ये सत्ता में आए। और ये भी आपकी टिप्पणी बिल्कुल सही है कि आज खालिस्तानीज़ ही वहाँ की सरकार को नियंत्रण कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो 24 सीटें जो हैं NDP के पास, अगर वो सीटें का सहयोग ना हो, सपोर्ट ना हो, तो ये सरकार गिर जाएगी। तो उस समय जब ये आरोप लगाए जा रहे थे, उस समय जगमीत सिंह धालीवाल जो कि NDP के नेता हैं, वो बड़े खुल के समर्थन में आए थे। चीन के सपोर्ट में और ट्रूडो के सपोर्ट में वो आए थे और सरकार टिकी हुई है। लेकिन इसमें एक और बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हम इस बात को, इस पर ध्यान दें कि चीन की जो राजनीतिक पैठ जो है दुनिया भर में, वो पैसे के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे उनकी आर्थिक प्रगति हो गई है, उनकी पैठ भी बढ़ती गई। आपको मालूम है वहाँ अमेरिका में भी आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसे। ये भी कहा जाता है कि जो जितने लीडिंग मीडिया हाउसेज है पटना, ये यहाँ पे अमेरिका में वो चीन द्वारा खरीदे गए। ये आपने देखा कि यहाँ पर रेजिम बैठाने में कनाडा में उस पर ही आ रही है। और आपको एक बात बता दूँ कि आपके भी राजनीति में चीन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और तभी कोई छुप के MOU साइन करता है, कोई छुप के दोकलम क्राइसिस में उनके दूतावास में जाता है जी। तो इस पहलू को इस नजरिए से भी देखें। ठीक है। और जहां तक ये हरजीत सिंह निज्जर का सवाल है, क्या वो इंटरपोल नोटिस उसके खिलाफ नहीं जारी किया गया था? क्या अमरिंदर सिंह ने उसके बारे में जो वांटेड लिस्ट में इसका नाम नहीं दिया था? बिल्कुल। क्या कनाडा को नहीं मालूम है कि ये आदमी किस तरीके से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पहुंचा? और एक आदमी के लिए ये व्यक्ति जस्टिस ट्रूडो पूरे इंडिया भारत कनाडा के रिश्तों को आग लगाने को तैयार। तो आप समझ जाइए कि मैं क्या कहूं इस आदमी को। नहीं, लेकिन यही ये कोई दहशतगर्दी कर सकता है ना, जिसको दहशतगर्दी से हमदर्दी हो। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक थर्ड रेट क्रिमिनल के लिए ये पूरी आग लगाने को तैयार है ये। और इसने ये जो क्यू जो ली है अपने पिताजी पियरिक ट्रूडो से ली है।
उसने भी कोई नहीं, मैं कसर आऊंगा छोड़ी पियरे कि ये ट्रूडो पर खालिस्तानियों आऊंगा, को कर्नल हवा आरएसएन देने सिंह, के वो भी मैं बताऊंगा, वो रेफरेंस भी अपने दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन सीधे टोरंटो चलते हैं। अनीस फारूकी कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। सुना आपने अनीस फारूकी यहां पर क्या कह रहे हैं पैनलिस्ट? आखिर क्या मजबूरी है ट्रूडो की कि एक तरफ वो चीन के हाथ में जाकर खेल रहे हैं और दूसरी तरफ खालिस्तानियों के सामने इतने मजबूर हो गए? जी गौरव, इसमें चीन का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा दोस्त भी है और बहुत बड़ा दुश्मन भी है। कनाडा के साथ उसके ताल्लुकात तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं पिछले दिनों हमारे दो शहरियों को लेकर। लेकिन जो जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है और जो सवाल उठ रहा है, वो सवाल तो हमारे जहनों में भी उठ रहा है कि एक मर्डर को लेकर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस टू द नेशन, टू द अपोजिशन पार्टी, टू द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, आपने इतना बड़ा इंटरनेशनल एक कियोस एंड क्राइसिस खड़ा कर दिया, जो अब हमें नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आपकी इलेक्शन में, आपके पोल्स में पॉपुलैरिटी आपकी कश्ती डूबती हुई दिखाई दे रही है, आप कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सहारा मिल जाए, तो ये इस बात को तो समझ में आती है हमारे बात। क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस में लिया होता ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने से पहले कि आप अपोजिशन लीडर को ही कम से कम, क्योंकि इस तरह के जब इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं, एक नेशन दूसरी नेशन पे एलिगेशन दे रही होती है, तो आप पूरी अपनी कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, इंक्लूडिंग द अपोजिशन लीडर जो कि फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, पियर पॉलिवर। आपने उन तक वो तक शिकवा कर रहे हैं, पूरी जर्नलिस्ट फेटर्निटी शिकवा कर रही है, शिकायत कर रही है कि आप हमें बताइए तो सही कि क्या सबूत है। सबूत है तो सामने लाइए, उसके बाद इस बात को लेके इतना आगे बढ़ेंगे कि आपने टेंशन इतनी बढ़ा दी कि दुनिया में आज एक ही टॉपिक चल रहा है, कनाडा और इंडिया। आपको जरूरत क्या थी कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ इस हद तक जाने से पहले इंटरनल कॉरिडोर्स में आपने इसको डिस्कस क्यों नहीं किया? और एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आप असेंबली में आके दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। हम और इस पे हम सब इनसे सवाल भी करेंगे। और बताइए मिस्टर फारूकी, अगर कनाडा की मीडिया इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट कह रही है तो जस्टिन ट्रूडो की क्रेडिबिलिटी पर कितने बड़े सवाल उठ गए हैं उनकी खुद की देश में। जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से यहां पर अपने देश में सवालों के घेरे में घिर गए हैं। मैं जितेंद्र ओझा, सवाल यही है सीधे, क्या जस्टिन ट्रूडो की केवल पॉलिटिकल मजबूरी है या ये खेल और बड़ा है? ये खेल खालिस्तान होते हुए, खालिस्तानी आतंकवादियों से होते हुए चीन और पाकिस्तान तक जाता है? बिल्कुल, जैसे आप लोग कह रहे थे कि चीन की जो ओपेक अथॉरिटी है और जिस तरीके से वो डेमोक्रेसीज को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इससे संदेह होता है। लेकिन तीन बातें मैं कहूँगा गौरव। पहली बात कि किसी भारतीय ने उनकी हत्या नहीं की है, हमारे डिप्लोमेट ने, या कोई हिट स्क्वाड भारत से नहीं गया जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल से गया हो। जो वेपन इस्तेमाल किए गए वो उसमें भारतीयता का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है, कोई फंड के ट्रांसफ़र के बारे में कोई भारत का लिंक नहीं है। इस शख्स को, निज्जर को, वहाँ की लोकल पुलिस ने 2-3 दफ़े वार्न किया था, अलर्ट किया था, और उसमें किसी भारतीय का कोई जिक्र नहीं है। तो इस वजह से अचानक बिना इन्वेस्टिगेशन के हुए सीधे सीधे भारत पे आरोप लगा रहे हैं, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। जो आप राजनीतिक मजबूरी की बात कर रहे हैं कि वहाँ के सारे मीडिया चैनल से और बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उनके रिसर्च से ये पता चलता है कि 56%, 60%, 63% ये परसेंटेज पॉइंट है जो जस्टिन ट्रूडो की डिसअप्रूवल रेटिंग है। और दूसरी बात, जो चाइना की आप बात कर रहे हैं, आप कनाडा को तो छोड़िए, अमेरिका के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि चाइना ने अपने डिसेप्टिव तरीके से, चाइना में डिसीट जो है चीन के डीएनए में है, डिसेप्टिव तरीके से उन्होंने CIA के कुछ एक विंग्स तक को कैप्चर कर लिया है, जो कि सबसे पावरफुल एजेंसी है। तो जिस तरीके से स्लश फंड चाइना के पास है, तो हमें शक होता है। और आखिर में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी इंसर्जेंसी या मिलिटेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चलती है, ये हमेशा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के द्वारा चलती है। कनाडा एक बहुत सीरीन डेमोक्रेसी हुआ करती थी, ऑलमोस्ट एट पार विद स्कैंडिनेवियंस, यहाँ तक कि इतना ही अधिक जमीन उनके पास है और इतना लिबरल सिस्टम था। तो चीन की नज़र इसके बड़े लैंडमार्क्स पे तो हमेशा से रही है कि इसको कैसे अपने कब्जे में लाया जाए, और चीन कभी डायरेक्टली नहीं आता है। चीन हमेशा किसी न किसी ओपेक संगठन के जरिए आता है। अगर ट्रूडो साहब वाकई पेट्रियाटिक हैं तो उनको इसको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि भारत के लोगों को पूरे कनाडा को आइसोलेट बिल्कुल नहीं करना है। हमें ट्रूडो से और इस किस्म के लोगों से, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल से शिकायत है। कनाडा के लोग हमारे मित्र हैं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सारे सिख खालिस्तानियों के साथ नहीं है। 10-15% जो सिख हैं जो खालिस्तानियों के साथ है, स्पॉन्सर्ड है,
वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फंड किया जाता है और उन्होंने मेजॉरिटी सिख को वहां पे इंटिमिडेट किया हुआ है। तो इन वास्तविकताओं को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक बात है, मैं इस पर आगे और बात करूंगा और मैं भारत कनाडा के रिश्ते आगे कैसे देखते हैं आप सभी एक्सपर्ट, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इसी पैनल में जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र ओझा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है और यह बिल्कुल सच है। आइए जरा मैं आपको जस्टिन ट्रूडो को हाल ही में एक सर्वे में जिस तरह की अब तक की सबसे अलोकप्रिय रेटिंग मिली है, कनाडा के अब तक के सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्री उनको माना गया, वो इस रेटिंग के जरिए देखिए। उनको केवल कनाडा के 33% लोगों ने पसंद किया, जबकि 63% लोग जस्टिन ट्रूडो को नापसंद करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि जस्टिन ट्रूडो ये एंटी इंडिया राग क्यों अलाप रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग सबसे कम है। जस्टिन ट्रूडो का ये जो अप्रूवल रेटिंग का ये पूरा मामला, ये एंटी इंडिया जो उन्होंने इस वक्त मूव ले रखा है, एंटी इंडिया जो स्टैंड ले रखा है, उससे बिल्कुल लिंक होता है। लोकल पॉलिटिक्स को एड्रेस करना है, खुद की सरकार बचानी है। लेकिन इतना ही नहीं है, आईएसआई का क्या लिंक है, आईएसआई पाकिस्तान इसके पीछे कैसे है, चीन कहां पर आता है, ये सब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, कनाडा में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बड़ी साजिश रची है। अब आपको ये 21 पन्नों का डोजियर जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दीजिए कैमरा। ये 21 पन्नों का डोजियर जो मेरे पास है, जो बताता है कि कैसे पाकिस्तान खालिस्तान को मदद कर रहा है, कैसे पाकिस्तान खालिस्तान को अपना मूवमेंट चलाने में मदद कर रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आइए जरा मैं आपको एक एक करके बिग वॉल पर समझाता हूं। देखिए इसमें कैसे खुलासा हुआ है कि खालिस्तानियों को पाकिस्तान ने शह दी। दरअसल ये आप देखिए, पाकिस्तान का लिंक यहां पर जुड़ता है, कनाडा का लिंक यहां पर जुड़ता है, चीन का लिंक यहां पर जुड़ता है। आप समझिए, आप यहां पर देखिए, अक्टूबर 2007 से जनवरी 2023 तक 13 बार यहां पर साजिश रची गई है पाकिस्तान की तरफ से। खालिस्तान का प्रचार और युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया। रेफरेंडम के जरिए आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। एक्स जो पहले ट्विटर था, फेसबुक, यूट्यूब पर हजारों फर्जी अकाउंट बनाए गए। फर्जी अकाउंट बनाकर आंदोलन का माहौल बनाया पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ने। अलग अलग अकाउंट से 29,032 ट्वीट किए गए और इस तरह से खालिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, जो कनाडा और चीन से भी लिंक होता है। वैसे जस्टिन ट्रूडो की सरकार में खालिस्तानियों का क्या रोल है, आपको यह भी देखना चाहिए। उससे पहले आपको वहां की संसदीय व्यवस्था भी समझा देते हैं और फिर उनका रोल। देखिए वहां की संसदीय व्यवस्था क्या, राजा के नीचे दो चीजें, सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां की संसद है, वहां पर 338 सांसदों की संख्या है, जिसमें बहुमत होता है 170 का। 170 सांसद यानी सरकार। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास इतनी संख्या नहीं है। लोकसभा की तर्ज पर वहां पर कनाडा का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर 170 का बहुमत है। लेकिन कनाडा की मौजूदा सरकार के मुखिया जस्टिन ट्रूडो, उनकी लिबरल पार्टी के पास केवल 158 सांसद हैं। उनकी सरकार को कट्टर खालिस्तानी जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी का समर्थन हासिल है, जिसके 25 सांसद हैं। यानी ट्रूडो सरकार कट्टर खालिस्तानी जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी के समर्थन पर टिकी है। एनडीपी खालिस्तानियों की कट्टर समर्थक पार्टी है। एनडीपी का समर्थन वापस तो ट्रूडो सरकार गिर जाएगी। और यही वजह है कि अपनी सत्ता बचाने के लिए ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादियों की हिमायत कर रहे हैं। कर्नल आरएसएन सिंह, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? क्या यही वजह है कि सरकार खतरे में आ जाएगी? क्या यही वजह है कि चीन उनके इलेक्शन में मदद कर रहा था? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि इस इलेक्शन के पहले भी 2018 में ट्रूडो जब यहाँ आए थे तो उनका बड़ा कोल्ड रिसेप्शन हुआ था और यहाँ से जाके उन्होंने अपनी नीतियों में सुधार लाने की कोशिश की थी। कनाडा का एक रिपोर्ट आया था उनके सुरक्षा को लेकर कि खतरा, मतलब कनाडा को किससे खतरा है, तो उसमें सिख एक्सट्रीमिज्म का मेंशन था। लेकिन खालिस्तानियों ने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया और उन्होंने हटा लिया उसको। तो ये अब ये तो उस समय से ब्लैकमेल हो रहे हैं। आपने पाकिस्तानी फैक्टर का बात किया तो देखिए, ये ज़ियाउल हक के समय में जब ये तीर्थ यात्रा शुरू हुई, मतलब ये सिख तीर्थ यात्रा पाकिस्तान में, वो उसी समय से ये एक पूरा एक पैसेज बन गया, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा।
और जितने छटे हुए बदमाश थे उस समय वो जाने लगे उस तरफ। और इनके पिताजी उस समय थे, पियरी ट्रूडो थे, कई मामलों को लेके वो बड़े खफा थे भारत से, खास करके हमारे न्यूक्लियर टेस्ट। तो उस समय ये यहाँ से ये जो जाने लगे, और उसके बाद कनाडा की कुछ ऐसी नीतियाँ हुई कि वो बिना किसी से नहीं पूछते थे कि इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है, ये कैसा है। और यहाँ से लोग हर तरह के छठे बदमाश, जितने उस समाज के जो हिंसात्मक तत्व हैं वो वहाँ पर पहुँच गए। अब उसका ये आप मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं। और एक जेनरेशन के बाद जिसको अंग्रेजी बोलना आ गया वो पॉलिटिक्स में भी आ गया। और बाकी अभी ये जो गुंडे जा रहे थे, तो अभी आप देखे हैं कि एक नेक्सस है पूरा, खालिस्तान, क्रिमिनल गैंग्स और ISI, ठीक है। वो आप मतलब ये कितनी हैरानी की बात है कि सोचिए कि क्रिमिनल ऑपरेशंस कैनेडियन सॉइल से भारत के खिलाफ हो रहा है। यहाँ से कितनी दूर है, 10,000 किलोमीटर वहाँ से नियंत्रित हो रहा है। किसान आंदोलन, आपको एक और बात बता दूं, ये सब दाल के चक्कर में हुआ, क्योंकि कनाडा वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, द हाईएस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दाल टू इंडिया। तो उस समय ये हुआ भाई कि मोदी साहब ने कहा कि नहीं, हम इंडिजिनस इसका प्रोडक्शन शुरू कर दे, बैठा दिया किसानों को ले जाके। 77,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। नहीं, वो ग्राफिक्स भी हमारे पास है, 77,000 करोड़ का। और ये जितने फुट मसाजर, वो जानकारी भी हम दे रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच, कर्नल RS सिंह, भारत और कनाडा के बीच इस वक्त क्या ट्रेड रिलेशंस हैं, क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है, और कैसे कनाडा भारत को दालें एक्सपोर्ट करता है, वो सब हम जानकारी दे रहे हैं। वो जो आप किसान आंदोलन की थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूं। जितेंद्र ओझा जी, क्या G20 में ये थ्योरी नहीं है, प्लीज डोंट कॉल इट अ थ्योरी। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं पे बात कर रहा हूं। हाँ, आप जो कह रहे हैं जितेंद्र ओझा जी, मुझे ये बताइए, क्या G20 में जिस तरह से भारत ने कामयाबी के झंडे गाड़े, क्या चीन उससे इतना बौखलाया हुआ है कि G20 के देश के जरिए ही भारत की इमेज को डेंट करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये उसको ऐसे ही कनाडा क्या इसी जुगत में लगा हुआ है? देखिए, चीन कभी नहीं चाहेगा कि एक प्रजातांत्रिक भारत मजबूत हो, तो युद्ध हो या नहीं हो, जहां भी मौका मिलेगा उस मौके का वो इस्तेमाल करेगा। और ये सब घटनाएं अचानक नहीं होती है। आप जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देखिए, नाइजीरिया में कोई क्राइम होता है वहाँ पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया में कोई क्राइम होता है वहाँ पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान देश की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिस देश के 70% 80% लोग भूख से मर रहे हैं उसकी क्या बात की जाए। लेकिन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड वाइड क्राइम नेटवर्क है। उस क्राइम नेटवर्क की यूटिलिटी है, और उस यूटिलिटी को सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, पावरफुल लोग इस्तेमाल किया करते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था। अब बहुत सी बातें पुरानी हो गई, हम लोगों को अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। 9/11 तक जो है अमेरिका किसी न किसी इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करते रहा। 9/11 होता है, टेरर अटैक होता है उनके ऊपर, तब उनके रवैये में धीरे धीरे परिवर्तन आता है और भारत के करीब आते हैं। वही क्वेश्चन बदल चुका है। 70 के दशक में, 80 के दशक में कनाडा जो कुछ भी कहता था बिना अमेरिका के कंकरेंस के कर नहीं सकता था। लेकिन चीजें कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। जब मैं कह रहा हूं कि, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है चीन की बढ़ गई है, बहुत अधिक मिनरल रिसोर्सेज है। तो चीन हमेशा दुनिया में सभी के साथ एक अघोषित युद्ध पे चला हुआ है। पश्चिम के लोगों की गलती थी कि वो कहते थे कि 2015 में चीन की जीडीपी इतनी रेट से बढ़ जाएगी तो वहां डेमोक्रेसी आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, चीन के डीएनए में डेमोक्रेसी या ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। तो इस वजह से जो आप बात कर रहे हैं कि कनाडा की पॉलिटिक्स में चीन बहुत इंटरफेयर कर रहा है, जो खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरफेस उसका ISI से है। ISI की यूटिलिटी रही थी, ISI ने तुरंत अपना जो पेट्रन या मास्टर जो भी कहे वो बदल दिया, दूसरा कोई शब्द हम नहीं कह सकते थे। और आप देखिए कि जो बेल आउट किया किसी न किसी अमेरिकन डीप स्टेट के जरिए पाकिस्तान को बेल आउट करने में जो अमेरिका का रोल रहा, उसको भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम उसको उस तरीके से नहीं देखें, हम देखिए कि दुनिया में बहुत सी बातें दिखाई नहीं पड़ती हैं, होती हैं। नहीं, यही तो मैं अगला सवाल है मेरा, करते हैं, यही सवाल है जितेंद्र जी को। आप भी अपनी कैपेसिटी को मजबूत रखते हैं और मेजर्ड रिस्पांस लेते हैं कि क्या किया जाए। तो इस वजह से मेरा यही कहना है, रिस्पांस हमेशा प्रिसाइज, पॉइंटेड और इफेक्टिव हो। हमें इमोशंस में नहीं करना है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे हमें हिट करना है हमें उसी पे फोकस नहीं। तो हम क्या उस पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा यही सवाल था। आप कह रहे थे बहुत सारी चीजें होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो अनीश फारूकी, चीन कनाडा में कहां दिखाई देता है?
ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को, चीन किस तरह से कनाडा में घुसा हुआ है और कहां कहां उसकी मौजूदगी आप फील कर पाते हैं? देखिए, चीन एक बहुत बड़ा, यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा इसको स्टडी करा हो तो चीन की जो रियल इस्टेट में हमारे खासतौर पर ब्रिटिश कोलंबिया में इनकी इन्वेस्टमेंट है वो इतनी है कि क्योंकि चीन की हमेशा नजर जमीन पे होती है, याद रखिएगा। वो जमीन जहां उसको खाली नजर आएगी उस जमीन पे चाहेगा कि किसी तरह की पैसे के जरिए, कब्जे के जरिए उस पर कब्जा किया। तो चीन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी। उस पर बाद में लेजिस्लेशन भी आई कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कनाडा की सरकार ने पाबंदी लगाई, इसी वजह से कि यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स नुकसान उठा रहे थे। तो चीन है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ दो चीजें आपको एक क्लैरिफाई कर दूं। एक तो ये कि एनडीपी पार्टी जो है वो यहाँ पे मजदूरों की पार्टी है। तो अगर हम ये कहेंगे कि पूरी एनडीपी पार्टी खालिस्तानियों की पार्टी है, बहुत गलत बात हो जाएगी। जगमीत सिंह जो हैं वो यकीनी तौर पे एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं क्योंकि वो करंट लीडर ऑफ द पार्टी हैं और वो उनकी जब टर्म पूरी होगी तो कोई ना कोई नया लीडर आएगा। इससे पहले जैक लेटन साहब थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तो हमें बात समझनी होगी। दूसरी बात ये कि लिबरल पार्टी का डिक्लाइन बहुत पहले से शुरू हो चुका था, 2 टर्म्स कर चुके हैं, इनकी परफॉर्मेंस 0 रही है और लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी अब बहुत लो लेवल पे आके कंजर्वेटिव इस वक्त आने वाले इलेक्शंस में बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। नहीं तो मैं यही एक वजह ये भी हो सकती है कि अपने वोट बैंक को, यही सवाल है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, अपने वोट बैंक को ये अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह के स्टंट करने की कोशिश की जा सकती है, जो कि हमें बजाय नजर आ रहा है। नहीं, वही सवाल है, जगमीत सिंह कितना ट्रूडो को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जगमीत सिंह का खालिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, तो जगमीत सिंह ट्रूडो को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो एक मर्डर के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इतने बड़े देश के साथ अपने संबंधों को दांव पे लगा दिया? जगमीत सिंह की सपोर्ट है ना, क्योंकि देखिए एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, जस्टिन लिबरल पार्टी की इस वक्त करंट उनके सहारे टिकी हुई है, जगमीत सिंह के सहारे टिकी हुई है। इन्फ्लुएंस करना ना करना ये एक अलग बात है, क्योंकि ये एक ऐसा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा किया है लिबरल पार्टी ने, जस्टिन ट्रूडो ने, जिसकी मिसाल कनाडा में कहीं नहीं मिलती कि इन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, ना तो अपोजिशन लीडर को, ना अवाम को, ना मीडिया को, और इन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और एक ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे जहनों में खड़ा हुआ है कि ये पहली बार अनप्रेसिडेंटेड एक्ट प्राइम मिनिस्टर ने किया तो किया क्यों, और इसका कोई जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है। और इसकी बेस पे अब देखें, हम धीरे धीरे करके अपने टोन को सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन पे जब प्रेशर पड़ा कि हाउ कैन यू डू इट विदाउट गेटिंग द पीपल ऑफ कनाडा एंड द अपोजिशन लीडर इन कॉन्फिडेंस, विदाउट प्रोवाइडिंग द नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एलाइज से आप बात कर रहे हैं, लेकिन एलाइज को आप एविडेंस भी तो दें, इवन आप इंडिया को तो एविडेंस दें कि देखिए जनाब ये मेरे पास सबूत है, ये लीजिए और अब आप बताइए, कार्रवाई करिए, बॉल आपके कोर्ट में। लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। अशोक सज्जनहार इस वक्त मेरे पैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं और आप कनाडा काउंसलेट में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर पैनल। मुझे ये बताइए सर, जो ये ताज़ा फेस ऑफ है कनाडा और इंडिया का, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो इसको गौरव देखूंगा जिस प्रकार से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो पॉलिटिकल मोटिवेशन से उन्होंने ये काम किया है। और पॉलिटिकल मोटिवेशन आपको याद होगा, पहले हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रभावित है। तो इसीलिए यही प्रतीत होता है, जो जब ये यहाँ पर आए थे G20 की मीटिंग में, तो तब इनके जो पार्टनर हैं जगमीत सिंह, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो कि अपने खालिस्तान के समर्थक हैं, उन्होंने इनको जरूर कहा होगा जो आप इस इशू को रेज करिएगा भारत में प्रधानमंत्री के साथ और जो नेता हैं उन सब के साथ। और जब ये वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, इससे तो कोई बात बनी नहीं है। और क्योंकि इनके सारा अस्तित्व उसके ऊपर निर्भर है, गौरव, इनके सपोर्ट पर निर्भर है, जगमीत सिंह के और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट पर निर्भर है। तो उन्होंने कहा जो ये तो इससे तो काम नहीं हुआ, तो आपको यू हैव टू पुश बैक अगेंस्ट इंडिया। और मेरे विचार से यही वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए और अपने कनाडा का जो आगे फ्यूचर रिलेशंस हैं, जो फ्यूचर पोजीशन है पूरी दुनिया में और फ्यूचर रिलेशंस हैं भारत के साथ, उसको नजर में नहीं रखते हुए इन्होंने ये काम किया है। और मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली बहुत ही गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि
आपके पैनल में कोई वो भी होंगे, इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। ऐसे कभी नहीं कोई बोलता है जो ये इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली, आपने मेरा सवाल, आपने मेरे मुंह में जो सवाल था वो छीन लिया मेरा। जी सॉरी। नहीं, आप अपनी मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा यही सवाल था, और मेरे साथ पैनल में है जो खुफिया एजेंसियों में सर्व कर चुके हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं खुफिया एजेंसीज की कार्यशैली को। कर्नल आरएसएन सिंह, एक देश का प्रधानमंत्री अपनी संसद में बिना किसी सबूत के खड़े होकर बोल देता है कि यहां पर एक मर्डर हुआ, उसके पीछे कि भारत की एजेंसीज का हाथ हो सकता है। तो क्या कोई एजेंसी ऐसा कुछ करती है क्या, और बिना किसी सबूत के कोई प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकता है? नहीं, बहुत ही मेरे विचार से तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल। नहीं, कर्नल आरएसएन सिंह से सर मैंने सवाल पूछा था। जी सॉरी जी, गो अहेड। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो ये पश्चिमी देश है, को ये जो गोरे लोग हैं ना, इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, समझे कि नहीं। और इनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यही है कि नंबी नारायण को उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर दो, होमी जो बाबा को ये करवा दो, किसी का ये पूरी दुनिया में ये करते आ रहे हैं, तो सबको वो उसी नज़रिए से देख रहे हैं। और अभी वहाँ से जो ये अपने पवन कुमार राय जो वहाँ से उनको निष्कासित किया है, तो उसके बाद फिर क्यों हो गया? वो तो निष्कासित हो गए थे, तो आज क्यों हुआ है, आप बताइए। ऐसा है, जब आप एक क्रिमिनल तत्व पालोगे तो ये तो जानी हुई बात है कि उनमें गुटबाजी होती है ना। और दूसरी बात, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर भारत माता के वहाँ कपूत है तो वहाँ पर सपूत भी बहुत है। बिल्कुल। और सपूतों का देश प्रेम कभी कम आंकने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल। और ये चेतावनी है यहाँ पे जो कपूत लोग हैं ना हिंदुस्तान के अंदर में, उनके लिए भी ये चेतावनी है कि आप सपूतों के हाथ ही आपका खात्मा होगा। तो ये एजेंसी क्या कर रही है, वो एजेंसी क्या कर रही है, मैं उसमें मैं नहीं जाता हूं, कौन क्या करता है नहीं करता है। आपने किताबें पढ़ी हैं, आपको अपनी समझ है, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं आप। लेकिन भाई अपने मित्रों के बारे में, अपने दुश्मनों के बारे में ज्ञान रखना तो मतलब वो तो हर देश का काम होता है ना। बिल्कुल। उसी को ये तो पता होना चाहिए कौन आपके साथ कितना, तभी आप अपनी नीति, आपका कितना बड़ा दोस्त है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तभी आप मैं यही दिखाना चाहता हूं, बनाते हैं। मैं कर्नल आरएसएन सिंह और हमारे तमाम पैनलिस्ट और हमारे तमाम दर्शकों को यही दिखाना चाहता हूं कि कनाडा और भारत की कितनी पुरानी, कितने बड़े उनके संबंध हैं, कितने बड़े दोनों देश हैं और कितने पुराने और कितने अहम संबंध हैं इनके। देखिए, कनाडा में अगर भारतीय छात्रों की बात करें तो कनाडा में जितने विदेशी छात्र हैं उसमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। कुल विदेशी छात्रों में 40% भारतीय छात्र हैं कनाडा में। 2022 में इनकी संख्या 3,20,000 थी। अब भारत की अहमियत कनाडा के लिए समझिए। कनाडा में भारतीयों की बात करें तो 14 लाख भारतीय कनाडा में हैं, जिसमें 8 लाख सिख हैं। कनाडा की भारत के लिए अहमियत आपको समझाएं तो व्यापार के जरिए समझिए। दोनों देशों के बीच करीब 67,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार है। आयात और निर्यात देखें तो दोनों देशों का लगभग बराबर है। भारत में अगर यहां पर निवेश की बात करें तो 1,24,000 करोड़ का भारत में निवेश है। कनाडा का 600 कंपनियां भारत में कनाडा की हैं जो निवेश कर रही हैं। तो कनाडा में भारत की 30 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं और हजारों लोगों को वहां नौकरियां दे रही हैं ये कंपनियां। इसके अलावा अगर आप देखें कनाडा से भारत में आयात क्या होता है, जो तो जिन दालों का भी जिक्र कर्नल आरएसएन सिंह कर रहे थे, दालें, कोयला, फर्टिलाइजर, वेजिटेबल प्रोडक्ट, मेटल, ये सब कनाडा से भारत आता है। तो भारत से कनाडा क्या जाता है ये भी समझिए आप। कनाडा को भारत कंज्यूमर गुड्स निर्यात करता है, कपड़े निर्यात करता है, ऑटो पार्ट्स भेजता है, हवाई जहाज के उपकरण देता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देता है, मेटल्स देता है, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स देता है, एनिमल प्रोडक्ट्स देता है, तमाम तरह की चीजें ये देता है। तो जितेंद्र ओझा जी, ये इतनी सारी चीजें हम दे रहे हैं कनाडा को, कनाडा से हमारा इतना बड़ा व्यापार है, उसके बावजूद इन सब चीजों को दरकिनार किया जस्टिन ट्रूडो ने, तो वो बड़ा फायदा क्या हो सकता है? देखिए, कभी कभी नेता समझते हैं कि वो देश और समाज दोनों से ऊपर उठ के हैं। आपने खुद बात किया कि कनाडा का इंटरेस्ट उनके हित में है ही नहीं, वो अपने आप को कनाडा से ऊपर उठाकर देख रहे हैं।
और हम लोग कहते हैं कि कनाडा एक बहुत ही सीरीन डेमोक्रेसी है, तो हम चाहते हैं कि कनाडा में डेमोक्रेसी मजबूत रहे, और उस वजह से जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे जिस तरीके से फ्लरिश कर रहे हैं वो वहाँ की सुरक्षा को खतरा पहुँचा रहे हैं। और अब मैंने कहा कि दुनिया में कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है बिना टैक्स पेयर के पैसे से नहीं पलता है, उसके साथ साथ हमेशा ड्रग इन्वॉल्व होता है। आज देखिए कि कनाडा में होमलेसनेस की भी प्रॉब्लम है, आज देखिए कि कनाडा में साइकोलॉजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है, आज देखिए कनाडा के अमेरिका के भी कुछ हिस्से में ड्रग की प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ चुकी है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि भारत को जस्टिन ट्रूडो के अलावे कनाडा के जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इंगेज करने की जरूरत है। और ये जरूरी है साथ में, जैसे कुछ लोग कह रहे थे, कि हमें अपनी धरती पर भी ऑर्गेनाइज क्राइम को समूल सर्वनाश करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज क्राइम वो भयंकर अपराध है जो दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन धीरे धीरे किसी भी ओपन सोसाइटी की जड़ों को खत्म कर देता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब भारत क्या करे? भारत छोड़ चुके, एक मिनट कंक्लूड करने दीजिए, एक मिनट कंक्लूड करने दीजिए मुझे, कि जो लोग भारत छोड़ चुके हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है भारत के किसी भी इंटरनल मैटर पे बातचीत करने का, और कहीं पर भी कोई क्रिमिनल जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग नहीं कर पाए। तो कनाडा को इन दोनों चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है, अपने हित में और अपने लोगों के हित में। ठीक है, अशोक सज्जनार सर, मुझे ये बताइए अब भारत का यहाँ पर स्टैंड क्या होना चाहिए? भारत पूरी दुनिया को यहाँ पर कैसे, कनाडा को कैसे आइसोलेट करे, या कनाडा को कैसे ये बताए कि वो गलत कर रहा है? देखिए, ये वाला जो है ना रियलाइजेशन, ये तो कनाडा को अपने आप आना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी तरफ से है वो हमने कहा है, जो हमको कोई एविडेंस नहीं दिया है, कोई आपने प्रूफ नहीं दिया है, पूरी दुनिया यही मांग रही है कनाडा से। क्योंकि ये देखिए बहुत ही मैं कहूंगा इररिस्पॉन्सिबल उनका काम किया है, जो उन्होंने कहा है हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। मतलब ये एलिगेशंस तो कभी क्रेडिबल हो ही नहीं सकती हैं, ये तो बिल्कुल एक जिसे कहा जाए कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। तो अगर आप के पास बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आपके पास वो नहीं है नतीजा, आपने पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पूरा नहीं किया है, पूरी दुनिया यही कह रही है जो आप पहले इन्वेस्टिगेशन पूरा करिए और उसके बाद देखिए जो इसमें क्या होता है। भारत ने कहा है तो हमारे पास जो हम आपकी सहायता कर सकते हैं हम करेंगे इसमें, परंतु ये बिल्कुल कनाडा ने अपने आप को It has painted itself in a corner. It has shot itself. कनाडा ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। अगर आपकी बातों को मैं हिंदी में तर्जुमा कर दूं तो आनी पड़ेगी। मैं कर्नल आरसन सिंह, मुझे ये बताइए, कनाडा ने I-5 तक अप्रोच कर दिया। अमेरिका जैसे देश तमाम वो I-5 में जो शामिल हैं वो ये कह रहे हैं कि कनाडा के साथ भारत को सपोर्ट करना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, गोरों का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा है इनका। अपने तो इनके पूरे परिवार जो संस्था है पूरे पश्चिम में वो बिखर गया है। और ये जान लीजिए, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि जब परिवार बिखर जाता है तो राष्ट्र बिखर जाता है, और जब राष्ट्र बिखर जाता है ना तो फिर वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग पैदा होते हैं, वो फिर वो पूरी दुनिया को बिखेरने चलते हैं। ठीक है, तो आज आप एक सांस्कृतिक देश, भारत इज अ सिविलाइजेशन, याद रखिएगा, उसका मुकाबला आज उन देशों में है जो कि अब केवल स्टेट बच गए हैं और दे कांट बी कॉल्ड नेशन स्टेट्स। और वो दिख रहा है जो कनाडा कर रहा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कनाडा के पीछे चीन है। आज इस सवाल का खासकर जवाब लेने की हम कोशिश कर रहे थे।